नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने अशोक के उत्तराधिकारी जो थे उनके बारे में और मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन, सबसे पहले बात करते हैं कि मौर्य प्रशासन की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहां कहां से मिलती है। मौर्य प्रशासन की जो जानकारी के स्रोत हैं वो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वहां के जो गुरु हैं कौटिल्य या कहें चाणक्य, उनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा में है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र के नाम से ऐसे लगता होगा कि ये मुद्रा से संबंधित होगा, मतलब पैसे इकोनॉमिक से संबंधित होगा, लेकिन ये मूलतः ये राजनीति से संबंधित ये ग्रंथ है। उस समय जब मौर्य काल के जो शासन प्रबंधन था, एग्रीकल्चर थी, राजनीति थी, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो अपन ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र के माध्यम से जान पाते हैं कि मौर्य जो प्रशासन था वो कैसा था। इसके बाद हम बात करें मेगास्थनीज की इंडिका। आपने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया होगा, मतलब इनसे पहले जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया था, उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को जब पराजित कर देता है तो वहां से जो एक दरबारी आता है, नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम है मेगास्थनीज, और वह एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। उसके में भी हमें प्राप्त होता है क्या, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध होती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तो बताया था कि अशोक के जो अभिलेखों की आवश्यकता हुई वो इसीलिए हुई थी कि जो राज्यादेश हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको सूचना दी जाए। तो इनके अंदर अशोक के जो अभिलेख हैं इनके माध्यम से भी हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें कि मौर्य प्रशासन क्या होता है। प्रशासन के बारे में बात करें कि किसी राज्य में मानव की गतिविधियों का जो प्रबंधन है वही क्या कहलाता है, प्रशासन। अब बात की हमने राज्य की, तो राज्य की बात करते हैं। कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला राजा, उसके बाद में अमात्य, जनपद, सेना, दुर्ग, कोष और मित्र। ये जो 7 अंग बताए हैं इनमें सबसे अधिक जो प्रमुख होता है वो होता है राज्य के इन 7 अंगों में सबसे प्रमुख कौन होता है, सम्राट या कहें राजा। ये राजा होता है, ये सबसे प्रमुख होता है। भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का जो सूत्रपात हुआ था वो मौर्य प्रशासन में ही हुआ था। अब केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत शासन का मतलब ये होता है कि पूरे साम्राज्य में यदि कहीं पे पत्ता भी हिलना है तो किससे पूछा जाएगा, राजा से पूछा जाएगा। मतलब सत्ता का जो केंद्र है वो कौन है, राजा है। सारे पावर्स किसके पास है, राजा के पास है। लेकिन मौर्य प्रशासन में राजा के पास में इतने अधिक पावर होने के बाद भी वह निरंकुश नहीं है, और राजा के पास जब इतने सारे कार्य हैं तो वो कैसे पूरा करेगा? तो राजा अपने कार्यों के लिए अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता से अपने कार्य पूरे करता था। अब ये अमात्य का मतलब होता है राज्य के सभी जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनको अमात्य कहा जाता था। राजा को तुरंत परामर्श के लिए भी एक मंत्रिण होती थी जिसमें युवराज, अमात्य प्रमुख, सेनापति और सन्निदाता सम्मिलित होते थे। जैसे राजा के सामने कोई भी राजा को परामर्श लेना है तो तुरंत यदि पूरी मंत्री परिषद को बुलाएगा तो आने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके पास में ये 4 जो थी उनका एक छोटी मंत्रिण होती थी जिसमें राजा तुरंत जैसे कोई निर्णय लेना होता था तो उससे संबंधित परामर्श करता था। कि यहाँ पे युवराज, अमात्य प्रमुख, सेनापति और सन्निदाता से इन सभी से मिलकर बनती थी मंत्रिण। इस मंत्रिण के अलावा भी राजा को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद और हुआ करती थी। लेकिन इस मंत्री परिषद में राज्य के सभी अमात्य, मंत्री और अधिकारी सम्मिलित होते थे। इसके आगे बात करें और लेकिन ये मंत्री और मंत्री परिषद जो है इनके जो अधिकारी है इनकी नियुक्ति कैसे की जाती थी? इनकी नियुक्ति की जाती थी उनके चरित्र को भली भांति जांच परखने के बाद। अब कहें कि उनके चरित्र को कैसे जांचा परखा जाता था? एक क्रियाविधि थी जिसका नाम था उपदा परीक्षण। क्या होता है उपदा परीक्षण, इसके बारे में बताते हैं कि उपदा परीक्षण क्रिया के दौरान ये किया जाता था कि जिस अधिकारी की नियुक्ति है या अमात्य को नियुक्त करना है तो उसको इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। भयोपदा, ये चेक किया जाता था कि कहीं व्यक्ति डर के मारे तो कोई काम नहीं करता है,
कामोपदा, कहीं पता चले कि सुंदर स्त्री यदि इसके सामने ला दी जाती है तो ये काम कर देता है उसका, तो इस तरीके की भी नहीं हो तो कामोपदा चेक किया जाता था। इसके बाद अर्थोपदा, कि ऐसा नहीं है कि कई मंत्री नियुक्त किए पता चले कि ये पैसे लेके काम कर रहा है। और धर्मोपदा, कि धर्म के प्रभाव में भी काम नहीं करे, कोई समान धर्म का व्यक्ति आके कहे कि ये इस धर्म का काम है इसलिए आपको कर देना चाहिए, आप भी इसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इन चारों के प्रकार से चेक किया जाता था और इसी प्रक्रिया को कहा जाता था उपदा परीक्षण। और इसी के बाद में अमात्य, मंत्री या पुरोहित जो भी हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद हम बात करें मौर्य प्रशासन की, तो मौर्य प्रशासन जो है वो 3 भागों में हम बांट के यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद में नगर प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का मतलब जो पूरे साम्राज्य का जो केंद्र थी, राजधानी थी, वहां पे जो प्रशासन किया जाता था वह है केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में बात करें तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके अंदर 18 विभागों का उल्लेख किया गया है और इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और इन तीर्थ के जो अध्यक्ष होते थे उनको महामात्र कहा जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थों की यदि बात करें तो 4 जो तीर्थ थे वो सबसे प्रमुख थे। कौन से? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। यहाँ पे मंत्री से तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री, जो जितने भी मंत्री या कहें कि अमात्य प्रमुख जिसकी बात करें वो हुआ करता था। पुरोहित जो धर्माधिकारी होता था, धर्म के मामले जो देखा जाता था वह होता था। सेनापति जो युद्ध विभाग का जो मंत्री होता था वह कहलाता था सेनापति, तो वह भी सबसे प्रमुख तीर्थ होता था। और युवराज राजा का उत्तराधिकारी जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की मदद भी करता था। ये सबसे प्रमुख तीर्थ हुआ करते थे। इनके अलावा हम बात करें तो समाहर्ता, राजस्व एकत्रित करने वाला ये पद हुआ करता था, एक मंत्री होता था और इसका आय व्यय का ब्यौरा रखना इसका कार्य होता था। वार्षिक बजट तैयार करना वह भी इस समाहर्ता का कार्य होता था। इसके अलावा सन्निदाता, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो हुआ करता था वो साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना इसका कार्य होता था। कि जैसे मान लो अपने राजस्व के रूप में अनाज आ रहा है तो कहाँ पे एकत्रित किया जाएगा, इसलिए उसको अन्नागारों का निर्माण करना और जो कोष आता था मतलब रेवेन्यू जो आता था उसके स्थापित करने के लिए या उसको रखने के लिए भी वहाँ पे कोषगृह निर्माण किए जाते थे। ये जो 18 जो विभाग हैं उनमें से अपने जो प्रमुख के जो 6 तीर्थ हैं उनके बारे में हमारे यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है। यदि आप सभी के बारे में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो क्योंकि आपके 10th क्लास में तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी लोग यदि कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से बाकी संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन्हीं पदों के बारे में ध्यान देंगे। इन मंत्रियों के अलावा वहाँ पे अनेक अन्य भी महत्वपूर्ण जो विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में ऐसे 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीताध्यक्ष। ये कृषि विभाग का प्रमुख हुआ करता था। शीताध्यक्ष आप कैसे याद करें इसको? शीताध्यक्ष जब आप खेत के अंदर हल जोतते हैं तो हल के फाल से जो लाइनिंग बनती है उसको भी सीता कहा जाता है और उसका जो अध्यक्ष है वह कहलाता है सीताध्यक्ष। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि कृषि से संबंधित जो कृषि विभाग का जो प्रमुख है वो क्या है? सीताध्यक्ष। इसके बाद में बात करें पण्याध्यक्ष। कौटिल्य जो व्यापारिक जो वस्तुएं थी उनको पढ़ने कहा है उन्होंने और व्यापारिक संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं उनका जो अध्यक्ष है उसको कहा गया है पण्याध्यक्ष। उसके बाद में बात करें सूत्राध्यक्ष। वस्त्र उत्पादन संबंधी क्रियाओं जैसे कताई और बुनाई का जो नियंत्रण करने वाला जो अधिकारी होता था वह कहलाता था सूत्राध्यक्ष। यहाँ पे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे सूत के माध्यम से जो कपड़े बनते थे और उसी से सूत्राध्यक्ष, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करें लूनाध्यक्ष। ये बूचड़ खाना का अधिकारी हुआ करता था। बूचड़ खाने का मतलब होता है जहाँ पे कसाई गोश्त के लिए जानवर की बलि देता है या उसका गोश्त काटने के लिए उसकी हत्या करता है, तो ऐसा स्थान कहलाता है बूचड़ खाना। उसका जो अध्यक्ष कहलाता था लूनाध्यक्ष। उसके बाद में बात करें पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष नाम से तो आपको लग रहा होगा किसी नाव से संबंधित होगा क्योंकि पोत का मतलब नाव होता है, लेकिन यहाँ पे कतई नहीं लेके चलें। इसका मतलब यहाँ पे मतलब होता है जो तोल और जो माप के जो साधन हैं इन पे जो नियंत्रण करने वाला अधिकारी होता था उसको कहते थे पोतवाध्यक्ष। इसके बाद में करें आठविक। वन विभाग का प्रमुख जो होता था उसको कहा जाता था आठविक। इसके अलावा विविताध्यक्ष जो चरागाह का जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, उसको कहा जाता था विविताध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा पद्धति का संचालन करने वाला व्यक्ति को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। अब यहाँ पे नाम आगे आ रहा है मुद्राध्यक्ष।
मुद्राध्यक्ष के नाम से मतलब आप मुद्रा से कतई नहीं लगाए, इसका मतलब है पासपोर्ट विभाग से। जो व्यक्ति पासपोर्ट मतलब अन्य राज्य को या अन्य देश को जाने के लिए जो पासपोर्ट जारी करना और उससे आने वाले से वहाँ का पासपोर्ट लेना, एंट्री पास लेना। इसके आगे बात करें, यहाँ पे अपने सिलेबस में एक और नाम दे रखा है युक्त। ये जिला स्तर पर राजस्व और लेखा से संबंधित जो अधिकारी होता था, मतलब एक तरह से एक लेखाकार होता था जो राजस्व से संबंधित ब्यौरा का लिखने का कार्य करता था। इसके आगे बात करें प्रांतीय प्रशासन के बारे में, अशोक के समय में मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है और जो प्रांतों का जो शासन है वो देखता था या तो राजकुमार मतलब राजा का जो भी पुत्र है वो देखता था राजकुमार, या इसके अलावा कोई भी योग्य व्यक्ति है जो राजकुमार मतलब राज्य परिवार से तो नहीं है लेकिन इसके अलावा है तो उसको कहा जाता था आर्यपुत्र। तो इस तरीके से ये प्रांत का अधिकारी होता था। और जो 5 प्रांत थे कौन कौन से मौर्य काल में, उनकी हम बात करें तो उत्तरापथ, और उत्तरापथ की राजधानी यहाँ पे थी तक्षशिला। उसके बाद में बात करें अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी, और कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली, और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी यहाँ पे, और मध्य देश कहें या इसका नाम प्राच्य देश भी था मतलब पूर्व से संबंधित, तो यह है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे ये प्रमुख जो सबसे प्रमुख राजधानी भी यहाँ की हुआ करती थी। अब यहाँ पे कार्यकलाप कैसे होते थे इन स्टेट्स में, क्या क्या प्रशासन चलता था उसके बारे में हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बात की साम्राज्य, तो पूरा संपूर्ण साम्राज्य जैसे अशोक का साम्राज्य है या मौर्य का पूरा साम्राज्य है वो आ गया। वो साम्राज्य किस में बटा हुआ था, प्रांतों में, और प्रांतों पे जो अधिकारी हुआ करता था उसको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। इसके बाद में प्रांत जो विभाजित था वो विषयों में विभाजित था, और विषय का जो अधिकारी होता था वह कहलाता था विषयपति। विषय आगे बटा होता था जिले में, और जिले का जो अधिकारी होता था वह कहलाता था स्थानिक। जिला भी फिर आगे विभाजित होता था 10 गांवों के समूह में जिसको कहा जाता था संग्रहण, और इसका जो अधिकारी होता था वह गोप कहलाता था। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वह यही होता था गोप, क्योंकि इसके बाद में तो क्या आ जाएगा, गांव आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे, तो उनका प्रशासन अलग होता था जो इसका लेकिन प्रशासन के रूप में जो सबसे छोटी कड़ी है वह यही है। इसके आगे हम बात करें कि जो आपने केंद्रीय प्रशासन के दौरान आपने देखा था पदाधिकारी, सबसे प्रमुख पदाधिकारी समाहर्ता, उस समाहर्ता के नीचे एक अधिकारी और होता था जिसका नाम था प्रदेष्टि, और इस प्रदेष्टि के अंडर में यहाँ पे ये स्थानिक, गोप, और इसके अलावा जो ग्राम अधिकारी थे इनके कार्यों की जांच का कार्य हुआ करता था प्रदेष्टि का। इसके आगे हम बात करें नगर प्रशासन की, तो नगर प्रशासन मैगस्थनीज के अनुसार नगर का जो शासन प्रबंधन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था। इसमें 6 समितियां होती थी, और प्रत्येक समिति में क्या होते थे, 5 सदस्य होते थे। तो प्रथम समिति का जो कार्य होता था वह होता था उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करना। जो उद्योग है, शिल्प है, शिल्प का मतलब कला से संबंधित, जैसे मूर्ति कला है या पत्थर की अनेक कलाएं अन्य भी हो सकती है, उनसे संबंधित निरीक्षण का कार्य था। दूसरी जो समिति थी विदेशियों की देखरेख करना, जो विदेशी व्यक्ति आए हैं या वहां से उनकी देखरेख करना होता था। इसके अलावा तृतीय जो समिति थी उसका काम था जन्म मरण का लेखा जोखा करना। आज आप देखते होंगे जो नगर निगम है या ग्राम पंचायत है जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण करते हैं, आप देख सकते हैं भारत के जो मौर्य शासन काल था या मौर्य प्रशासन था उस समय भी ये समिति बनी हुई थी जो जन्म और मरण का लेखा जोखा रखती थी। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि भारत में सबसे पहले यहाँ से जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जो माने तो यहाँ पे मौर्य काल से मान सकते हैं। इसके आगे हम बात करें चतुर्थ समिति जो थी वह व्यापारिक और वाणिज्य का कार्य देखती थी। 5वीं जो समिति थी वह निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और जो 6ठी समिति है वह विक्रय मूल्य का जो 10वां भाग टैक्स के रूप में या बिक्री कर के रूप में वसूल करती थी। इस तरीके से चलता था नगर का प्रशासन, और आपने ये देखा पूरे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से वहां पे चलता था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।